हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन पार्ट 12 के बारे में। इसमें सबरेट और एम्बैंकमेंट दोनों के बारे में बताया गया है। तो आप सेक्शन 300 में देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है क्लॉज 305.4.6 में एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन अंडर वाटर एंड वाटर लॉक्ड एरिया। तो दोस्तों इसमें आज हम जानेंगे कि जो अंडर वाटर वर्क करते हैं, एम्बैंकमेंट निर्माण का कार्य करते हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जल और जल क्षेत्रों के अंतर्गत एम्बैंकमेंट का निर्माण करना। और क्लॉज 305.4.6.1 में देखें, लिखा हुआ है एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन अंडर वाटर, पानी के नीचे एम्बैंकमेंट का निर्माण करना। वेयर फिलिंग और बैक फिलिंग इज टू बी प्लेस्ड अंडर वाटर ओनली एक्सेप्टेबल ग्रेनुलर मटेरियल और रॉक shall be used unless otherwise approved by the engineer. Acceptable granular materials shall be of GW, SW, GP, SP as per IS 1498 and consist of graded high durable particles with maximum particle size not exceeding 75 mm. The material should be non-plastic, having uniformity coefficient of not less than 10. The material placed in open वाटर सेल बी डिपोजिटेड बाई इंड टिपिंग विदाउट कॉम्पैक्शन। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जहाँ हम फिलिंग और बैक फिलिंग करते हैं, पानी के नीचे रखा जाना है, जहाँ भी बैक फिलिंग और फिलिंग पानी के नीचे किया जाना है, वहाँ केवल वहाँ पर केवल ग्रेनुलर मटेरियल ही और ग्रेनुलर मटेरियल और रॉक सॉइल जो रहती है, रॉक टाइप के जो पत्थर रहते हैं, उनका उपयोग किया जाएगा। और तब तक किया जाएगा जब तक कि अभियंता द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा, जब तक उसका अप्रूवल नहीं मिल जाता है तब तक उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। और अप्रूवल मिलने के बाद हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ग्रेनुलर मटेरियल या रॉक का। और इसके बाद दोस्तों इसमें बोला गया कि जो एक्सेप्टेबल ग्रेनुलर मटेरियल जो स्वीकृत ग्रेनुलर मटेरियल है, उसमें IS 1498 के अनुसार हम GW, SW मतलब वेल ग्रेडेड मटेरियल जो रहते हैं, SW और GP, SP जैसे कई ग्रेड के मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं, जिसमें अधिकतम जो साइज रहेगा, उसके पार्टिकल का मैक्सिमम जो साइज रहेगा वो 75 mm से अधिक नहीं होने के साथ उसमें ड्यूरेबिलिटी भी होना चाहिए। उस पार्टिकल में 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका मैक्सिमम साइज 75 mm तक रहेगा। तो और उसमें टिकाऊपन होना चाहिए, और ऐसे उसमें जो है रॉक्स टाइप में, पत्थर टाइप में उसमें शामिल होने चाहिए। तो ये बताया गया है। हाई ड्यूरेबल पार्टिकल उसमें होने चाहिए। इसमें जो मटेरियल गैर प्लास्टिक, मतलब इसमें जो PI प्लास्टिक जो है, क्या बोलते हैं अपना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो 10 से कम होना चाहिए दोस्तों, 10 से कम ना हो। तो ये चीज़ भी ध्यान देना है कि उसका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, जैसे इसमें CU निकालते हैं जो, तो वो CU की जो वैल्यू है वो 10 से नॉट लेस देन 10 मतलब 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ का CU का भी ध्यान देना है दोस्तों। CU CC जो निकालते हैं हम लोग मटेरियल का, तो वेल ग्रेडेड मटेरियल जैसे रहते हैं, जिस ग्रेनुलर पार्टिकल मटेरियल जिसमें ग्रेनुलर पार्टिकल ज़्यादा रहते हैं, उनका हम यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट निकालते हैं। तो वो कोफिशिएंट जो है CU की जो वैल्यू है 10 से कम नहीं होनी चाहिए नॉन प्लास्टिक मटेरियल के लिए। और इसमें मटेरियल प्लेस्ड इन ओपन वाटर, तो मतलब इसमें बोला गया है खुले पानी में रखी गई मटेरियल को बिना कॉम्पैक्शन के अंत में उसमें क्या किया जाएगा कि उसको टिपिंग के मतलब उसमें बांध कर जमा किया जाएगा, उसमें बांध बनाकर डिपॉजिट किया जाएगा। इस तरह बनाया जाएगा कि उसमें खुले पानी में रखा जा सके उसको, और बिना कॉम्पैक्शन के ही उसको रखा जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसमें क्लॉज 305.4.6.2 में लिखा हुआ है दोस्तों कि एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन इन वाटर लॉग्ड एंड मर्सी एरियाज। तो दोस्तों वाटर लॉग और जो दलदली एरिया रहते हैं, वहाँ एम्बैंकमेंट का निर्माण जब हम करते हैं तो उसमें द वर्क शैल बी डन एज पर IRC 34 के अकॉर्डिंग हमको करना है। वहाँ जो है IRC 34 के अनुसार काम किया जाएगा दोस्तों। तो ये बोला गया। और इसके बाद क्लॉज 305.4.7 में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अर्थ वर्क फॉर हाई एम्बैंकमेंट,
इम्बैंकमेंट, जहाँ ऊंचे इम्बैंकमेंट बनाने के लिए हम जो अर्थवर्क का काम करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है दोस्तों कि इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि द मटेरियल फॉर हाई इम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन सेल कन्फर्म टू क्लॉज 305.2.1.7 इन द केस ऑफ हाई इम्बैंकमेंट्स मोर देन 6 मीटर द कॉन्ट्रैक्टर सेल नॉर्मली यूज फ्लाई एश इन conformity with clause 305.2.11 और द मटेरियल फ्रॉम द अप्रूवल बारो एरिया। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि जहाँ ऊंचे मतलब हाई इम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन का निर्माण करने के लिए हमको इसमें क्लॉज 305.2.1.7 के अनुरूप हम उसका कार्य करेंगे, और उसमें हाई इम्बैंकमेंट जैसे 6 मीटर से अधिक है के मामले में हम क्या करेंगे कि ठेकेदार वहाँ क्लॉज 305.2.1 का उसमें जो है उसके अनुसार वो काम करेगा, और स्वीकृत जो जहाँ का बोरो एरिया अप्रूवल है वहाँ से हम मटेरियल का उपयोग करेंगे और फ्लाई एश का भी उपयोग इसके अनुरूप करेंगे। हम इसमें ये बताया गया है कि वहाँ जो अप्रूवल बोरो एरिया से हम मटेरियल का यूज करेंगे और उसमें फ्लाई एश का भी हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं। और वेयर प्रोवाइडेड स्टेज construction of embankment and controlled rates of filling shall be carried out in accordance with the contract including installation of instruments and its monitoring। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि जहाँ हमको एम्बैंकमेंट बनाना है तो ऐसे स्टेज में क्या करना है कि एम्बैंकमेंट के चरण में निर्माण के लिए और उसके फिलिंग को नियंत्रित करने के लिए दरों को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उपकरणों की स्थापना की जाएगी और उसकी निगरानी सहित की जाएगी। वहाँ पर जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है उसके अनुसार वहाँ इंस्टॉलेशन किया जाएगा इंस्ट्रूमेंट का, और उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि वो सही तरीके से काम करे। तो इस प्रकार से उसमें वर्क किया जाएगा दोस्तों। जहाँ भी हमको ये कंस्ट्रक्शन करना है एम्बैंकमेंट का वहाँ ऐसी जो है कंट्रोल पद्धति अपनाई जाएगी। और बोला गया इसमें कि वेयर रिक्वायर्ड द कॉन्ट्रैक्टर सेल सरचार्ज एम्बैंकमेंट्स और अदर एरियाज ऑफ फिल विथ अप्रूव्ड मटेरियल फॉर द पीरियड्स specified in the contract। If settlement of surcharged fill results, the contractor shall bring the resultant level up to formation level with acceptable material for use in fill। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि जहां आवश्यक हो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट में जो दिया गया है अवधि के लिए वो अप्रूवल मटेरियल के साथ एम्बैंकमेंट या अन्य क्षेत्रों का भी अधिभार देगा। तो उसका जो भी अप्रूवल पीरियड टाइम पीरियड दिया गया है, तो यदि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो उसका जो है वो हर्जाना कॉन्ट्रैक्टर को भरना पड़ेगा। और यदि अधिभार मतलब सरचार्ज जो मतलब, और इसमें ये भी है कि जैसे अतिरिक्त यदि मटेरियल वहाँ डालता है, अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त मटेरियल डालता है, वो जो मटेरियल रहेगा वो अप्रूव्ड मटेरियल रहेगा और परिणामों के सभी मतलब उसमें रिजल्ट जितने भी रहेंगे उसके और तो वो सही आने चाहिए। और फॉर्मेशन लेवल के साथ हमको जो भी स्वीकृत मटेरियल है उसके साथ ही स्थिर मतलब वो लेवल तक उसको लाया जाएगा, उसको रखा जाएगा, फॉर्मेशन लेवल तक उसको डाला जाएगा। तो ये बताया गया है दोस्तों। इसके बाद इसमें बोला गया क्लॉज 305.4.8 में बोला गया कि सेटलमेंट पीरियड जो रहेगा इसका, वेयर द सेटलमेंट पीरियड इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट द एम्बैंकमेंट शेल रिमेन इन प्लेस फॉर द रिक्वायर्ड सेटलमेंट पीरियड बिफोर एक्सकवेटिंग फॉर अबटमेंट, विंग वॉल, रिटेनिंग वॉल, फुटिंग्स, इटीसी, ड्राइविंग फाउंडेशन पाइल्स। ड्यूरेशंस ऑफ द रिक्वायर्ड सेटलमेंट पीरियड एट ईच लोकेशन शेल बी एज प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट और एज डायरेक्टेड बाय द इंजीनियर। इसमें बोला गया है कि जहाँ कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ भी मतलब इसमें बताया गया है कि जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड रहता है, तो जहाँ भी टाइम पीरियड स्पेसिफाइड किया गया है कि वहाँ एम्बैंकमेंट या कि विंग वॉल या रिटेनिंग वॉल या फुटिंग से ड्राइविंग फाउंडेशन या पाइल्स के लिए कोई भी एक्सकवेशन करने से पहले आवश्यक होगा कि वहाँ हम क्या करें कि वहाँ सबसे पहले हमको देखना है कि उसका जो अवधि जो सेटलमेंट पीरियड है, मटेरियल को जब हम डालते हैं तो उसका जो सेटलमेंट पीरियड के लिए हमको एम्बैंकमेंट बना रहे मतलब हमको बनाना पड़ेगा वहाँ
बनाना होगा और देखना पड़ेगा कि उसका सेटलमेंट टाइम कितने में मटेरियल हम अपना सेटल हो जाता है, वो भी देखना पड़ेगा। और प्रत्येक स्थान पर आवश्यक जो सेटलमेंट पीरियड कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार है या इंजीनियर द्वारा निर्देशों के अनुसार ही प्रदान किए जाएंगे, तो वो भी देखना है कि जो इंजीनियरों के द्वारा और या कि कॉन्ट्रैक्ट में जितना दिया हुआ है उसके हिसाब से वहाँ सेटलमेंट पीरियड दिए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। तो ये चीज़ भी बताया गया है इसमें। इसके बाद बोला गया है कि क्लॉज 305.5 में कि प्लेइंग फॉर ट्रॉपिक construction and other vehicular traffic shall not use the prepared surface of the embankment and subgrade without the prior permission of the engineer. Any damage arising out of such as use shall however be made good by the contractor at his own cost as directed by the engineer. निर्माण और अन्य वाहन यातायात इंजीनियर की पूर्व अनुमति के बिना एम्बैंकमेंट और सबग्रेड की को तैयार सतह का उपयोग नहीं करेंगे। जब तक इंजीनियर की अनुमति नहीं होगी तब तक वो एम्बैंकमेंट और सबग्रेड की सतह का उपयोग नहीं करेंगे, ट्रैफिक वहाँ नहीं छोड़ा जाएगा। और इस तरह से उपयोग से उत्पन्न होने वाली कोई भी क्षति यदि वहाँ विदाउट परमिशन ट्रैफिक शुरू हो जाता है और उसके द्वारा कोई क्षति होती है, तो इस तरह के उपयोग से उत्पन्न होने वाली कोई भी क्षति हालांकि इंजीनियर द्वारा निर्देशों के अनुसार ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर अच्छी बनाई जाएगी, तो उसको फिर ठेकेदार उसकी लागत भरेगा और वो अपनी लागत के अनुसार उसको फिर से बनाएगा और वो इंजीनियरों के द्वारा निर्देशित किया जाएगा। तो ये बताया गया है दोस्तों इसमें। बिना परमिशन के ट्रैफिक भी नहीं छोड़ना है हमको। जब कहीं भी हम एम्बैंकमेंट या सबग्रेड का निर्माण कर रहे हैं तो इंजीनियर की अनुमति के बिना वहाँ ट्रैफिक नहीं छोड़ा जाएगा। जब तक उसमें देखा जाएगा कि पूरा प्रॉपर तरीके से उसका कॉम्पैक्शन हो गया है, उसकी डेंसिटी आ चुकी है, हमको प्राप्त हो चुकी है, तो उसके बाद ही हमको जो है वहाँ ट्रैफिक छोड़ा जाएगा, वो बताया गया दोस्तों। तो इसमें पूरा जो काम बताया गया दोस्तों, तो वो अंडर वाटर में हम एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, सबग्रेड कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, वहाँ कैसे बनाते हैं एम्बैंकमेंट, तो वही बताया गया इसमें। कि इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। कि पहला तो जो मटेरियल हम यूज करेंगे उसका जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है जिसको हम CU बोलते हैं, वो 10 से कम नहीं होना चाहिए और मटेरियल जो है वो नॉन प्लास्टिक होना चाहिए। मटेरियल जो भी यूज करेंगे हम वो नॉन प्लास्टिक मटेरियल यूज करेंगे दोस्तों, तो ये भी देखना है। और इस वेल ग्रेडेड मटेरियल जैसे ग्रेनुल मटेरियल्स रहते हैं उनका उपयोग किया जाएगा। रॉक्स के पार्टिकल्स जो रहते हैं उनका उपयोग किया जाएगा उस जगह पे, ताकि वो आसानी से नीचे सेटलमेंट हो जाए उनका और वो अच्छी तरह